नमस्कार। वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। इंदौर से नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल बीजेपी में शामिल। कांग्रेस नेताओं ने की भाजपा की सदस्यता ग्रहण। भोपाल में आयोजित बैठक में ली बीजेपी की सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में मौजूद रहे। संजय और विशाल कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को इन दोनों ने पटखनी दी थी और कमलनाथ सरकार में ही दोनों की खासी लोकप्रियता रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां इंदौर से नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। भोपाल में आयोजित बैठक में ली है बीजेपी की सदस्यता। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भाजपा में हुए शामिल। पूर्व सांसद सुरेश पचौरी, गजेंद्र राजूखेड़ी सहित 3 पूर्व एमएलए ने कांग्रेस छोड़ी है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे। संजय शुक्ला और पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे ही दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जहां कांग्रेस के कमलनाथ सरकार में रहे लोकप्रिय नेताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय इस दौरान शामिल रहे, जहां उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई गई। भाजपा का पटका पहनाकर उनका बीजेपी में स्वागत किया गया। वहीं चुनावों के नजदीक आते ही कांग्रेस नेताओं का पार्टी को छोड़ना कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रदेश कार्यालय में भाजपा ज्वाइन की है। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्रियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़ना पार्टी को खल रहा है। हम आपको एक बार फिर बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है।
जहां बीजेपी के मंत्रियों ने उन्हें कांग्रेस का माफ कीजिए बीजेपी का पटका पहनाकर उनका बीजेपी में स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के बाद ही कुछ समय बाद ही कांग्रेस को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में प्रदेश कार्यालय में भाजपा ज्वाइन की है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगता है प्रवेश जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रदेश कार्यालय में भाजपा ज्वाइन की है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर कहीं ना कहीं पार्टी को उनकी कमी भी खली है। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के भी इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली है। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए हैं। जहां आपको बता दें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में मौजूद थे, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और वो उसमें
और मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई हुई थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे ही दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और जबकि लोकसभा चुनाव इतने नजदीक हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टियों को इन बड़े नेताओं की कमी खली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ सरकार के दौरान ये सभी उनके करीबी माने जाते थे और काफी लोकप्रिय भी थे। दोनों ही नेताओं ने भाजपा नेताओं को हराकर उन्हें पटकनी दी थी और अपनी जीत हासिल भी की थी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। और कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो ये भी खबर सामने आ रही है कि सुरेश पचौरी की भाजपा नेताओं से बातचीत चल रही है। वहीं सुरेश पचौरी के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर ही कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। जहां कांग्रेस के बड़े नेता रहे और लोकप्रिय नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है।
जैसा कि हमने बताया कि विगत दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। इस दौरान वे उज्जैन भी पहुंचे थे। वहीं अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे ही दिन कांग्रेस की सदस्यता छोड़ना इन नेताओं का कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। जहां इनकी मौजूदगी में सभी कांग्रेस नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। जहां कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी के मंत्रियों ने पटका पहनाकर उनका बीजेपी में स्वागत किया। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रवेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। शायद प्रवेश जी से हमारा संपर्क फिलहाल बन नहीं पा रहा है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश सिंह जी, हमारे सहयोगी भोपाल से, जिस पर हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। प्रवेश जी, आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी, मैं बताना चाहूंगा कि एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इन्होंने प्रमुख नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। साथ में संजय शुक्ला, जो इंदौर के पूर्व विधायक हैं, वो भी शामिल हुए हैं। साथ ही विशाल पटेल, ये प्रमुख नाम है जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी प्रवेश जी, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं ये सभी, और लोकप्रिय भी काफी हैं, और कहीं ना कहीं इनका पार्टी की सदस्यता को छोड़ना कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, आवाजाही का माहौल तो बिल्कुल बना ही हुआ है। कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे कि चुनाव लड़ने से भी मना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका मोह भंग भी हो रहा है अपनी ही पार्टी से। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश से बाहर हुई है, वैसे ही सुरेश पचौरी जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि बीजेपी कांग्रेस से पचौरी जी का पुराना नाता है। गांधी परिवार के वह करीबी माने जाते हैं। रक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं वो, और 1990 में धार सीट से जो सांसद चुने गए, पूर्व सांसद जो थे गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, वो भाजपा के विधायक के रूप में चुने गए थे, सूत्रों ने बताया, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जी प्रवेश जी, वहीं जैसा कि आपने पहले बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि राहुल गांधी की यात्रा है जिसे वो पूरे देश भर में चला रहे हैं, उसका मध्य प्रदेश में भी आगमन हुआ था, तो कहीं ना कहीं किन कारणों के चलते इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता को छोड़ा होगा? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, सुरेश पचौरी जी तो काफी समय से नाराज चल रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस से, और साथ में गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी, ये लोग गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी तो अपना इस्तीफा भी दे चुके थे 2023 में, पर किसी कारणवश उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। तो इनका मोह भंग तो पहले से ही था। साथ ही संजय शुक्ला, जो पूर्व विधायक हैं, वो भी कई बार आरोप लगा चुके हैं महापौर के चुनाव में कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ही उनको चुनाव हराया था। जी प्रवेश जी, मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस नेताओं के इस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो लगातार जारी है, इससे लोकसभा में क्या बाजी मार पाएगी कांग्रेस?
जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि सुरेश पचौरी भी कहीं न कहीं भोपाल से लोकसभा का टिकट चाहते थे, जी। लेकिन पार्टी उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाह रही थी। कि इसी वजह से वो भाजपा में भी शामिल हो गए हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं वो इससे इंटरनल डैमेज जो है भोपाल में, भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पहुँचा सकते हैं और वो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। यही नुकसान की बात यदि हम इंदौर लोकसभा सीट के लिए करें तो इंदौर लोकसभा सीट से जुड़े हुए इंदौर और देपालपुर के पूर्व विधायक जिनके अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी पैठ है, वो भी कांग्रेस को एक बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। साथ ही अनुसूचित जनजाति की जो सीट रिजर्व है हमारी धार वाली सीट, वहां पर भी यही चीज देखी जा रही है, क्योंकि वहां कोई भी बड़ा आदिवासी चेहरा अभी कांग्रेस बीजेपी में नहीं था और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के आने से कहीं ना कहीं उस चीज को और महत्व मिलेगा। जी जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अपने ही कार्यकर्ताओं और नेता मंत्रियों के साथ सामंजस्य ना होने के कारण भी कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। प्रवेश जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि पार्टी के कहीं ना कहीं ये बड़े नेता माने जाते हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं कमलनाथ सरकार के टाइम पर, तो इसको लेकर क्या पार्टी के मंत्रियों की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका कहना है कि कोई कांग्रेस से चाहता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका हमेशा से बयान रहा है। वहीं भाजपा अपने अलग तर्क देती है कि सब मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर और डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं से प्रभावित होकर आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। यही चीज हम छत्तीसगढ़ में भी देखे तो जैसे ही भाजपा यहाँ बीजेपी में पूर्व विधायक शामिल हुए हैं, वैसे ही अकलतरा से कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू छत्तीसगढ़ में वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए हैं आज। जी। तो ये बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों तरफ, जहां पर बड़े कार्यकर्ता हैं वो डायरेक्ट बीजेपी में जुड़ रहे हैं और कांग्रेस का स्तंभ जो है वो कमजोर होता जा रहा है। जी जी, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों का इस तरह से कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस को किस तरह से प्रभावित करता है। वहीं प्रवेश जी, अब हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर राजधानी भोपाल के मंत्रालय में भीषण आग लगी है। आपको बता दें वल्लभ भवन की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की जो 5वीं मंजिल पर बताई जा रही है उस पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं देखते ही देखते आग चौथी से तीसरी मंजिल तक फैल गई, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जहां कुछ ही समय में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी। आपको बता दें भोपाल, रायसेन, विदिशा के अलावा एयरपोर्ट, बीएचईएल और सेना की 100 से अधिक दमकलों और टैंकर आग बुझाने में जुटे हुए थे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात हैं और आग बुझाने के दौरान एसडीआरएफ जवान की आंख में भी चोटें आई हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रवेश सिंह जी। प्रवेश जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भोपाल, राजधानी भोपाल के जो मंत्रालय है वल्लभ भवन, इसमें भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि वल्लभ भवन में आग लगने की सूचना मिलते ही डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने आग लगने के कर्म की जांच करने के आदेश दे दिए थे। पर आग में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। 3 मंत्रियों के चैम्बर भी अभी जानकारी आई है सूत्रों के अनुसार कि 3 मंत्रियों के चैम्बर भी जलकर खाक हो गए और आग सुबह 9:30 बजे के समथिंग बताई जा रही है। मंत्रालय के गेट 5 और 6 में सफाई कर रहे थे कर्मचारी, तभी ये आग की लपटें उठना स्टार्ट हुई और उसके बाद देखते ही देखते ये तीसरी मंजिल तक भी फैलती हुई चली गई। इसके 15 मिनट बाद दमकल की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि चूंकि फायर ब्रिगेड 4 ही थी तो इतनी बड़ी संख्या में बुझाना नामुमकिन था, इसीलिए
मंडीदीप और आइट साइड के सारे इलाकों से फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया है। जी जी प्रवेश जी, कहीं ना कहीं वल्लभ भवन एक नामी बिल्डिंग है राजधानी भोपाल की, जो कि मंत्रालय भी है, सरकारी बिल्डिंग है, सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम इस दौरान होते हैं। तो क्या कहा जा सकता है, क्या कारण हो सकते हैं आग लगने के? देखिए, आग लगने का कारण तो पिछली बार भी स्पष्ट नहीं हुआ था जब विधानसभा चुनाव के पहले आग लगी थी, जी और अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसा जीतू पटवारी जी ये दावा कर चुके हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का ही हाथ है जी और वोटरों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बीजेपी जी के जरिए, और 2 कर्मचारियों को भी अस्पताल ले जाया गया। साथ ही मैं जी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चौथी मंजिल पर जो है प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, दीपाली रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज और जेएन कंसोटिया समेत अन्य अधिकारियों के दफ्तर हैं। जी और हमें मनीष रस्तोगी से के ऑफिस से जानकारी मिली है कि आग तीसरी मंजिल पर पहले लगी थी, बाकी फ्लोर भी उसने कवर कर लिए देखते ही देखते। बताया ये भी जा रहा है कि लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं और 2 किलोमीटर दूर से भी आग को देखा जा सकता था स्पष्ट जी रूप से। तो कहीं ना कहीं आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था और जी कई फाइलों के जलने की आशंका जताई जा रही है। बहुत प्रमुख दस्तावेज जल चुके हैं। जी जी प्रवेश जी, जैसा कि आपने बताया और जानकारी विदित है कि इसमें कई दस्तावेज जलने की खबरें भी सामने आ रही है। इस चीज़ का किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि सतपुड़ा भवन के बाद, जो सतपुड़ा भवन में विगत दिनों आग लगी थी, उसकी सही तरीके से जांच नहीं हो पाई है, या सख्त कदम उस चीज़ के लिए नहीं उठाए गए हैं, उसी की लापरवाही के चलते वल्लभ भवन में भी आग लगना मुनासिब समझा गया है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की नाकामी का एक नतीजा है, कह सकते हैं हम इस चीज को, जी कि दोबारा से वहीं पर ये आग लगी है। पिछली बार देखा हमने जैसे सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, इस बार जी यहाँ पर भी वल्लभ भवन में भी विकराल रूप ले लिया आग ने। और साथ जी ही प्रतिमा बागड़ी जो है मंत्री, उनके ऑफिस की भी जलने की खबर अभी सामने आ रही है। जी जी और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन सतपुड़ा भवन में आग लगी थी कुछ दिनों पहले, उसके भी अभी कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आए हैं कि जांच के क्या रिजल्ट्स आए हैं सामने, या कौन था, किस कारणों से आग लगी थी। क्या इसी तरह इसकी जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी? जी, मैं बिल्कुल यही, अभी तो ठंडे बस्ते में क्या नाम जल्दबाजी होगी, क्योंकि सेना ने आखिरी दम मोर्चा संभाला था सबसे जी आखिरी समय में, और कहीं ना कहीं सेना के माध्यम से ही आग पर काबू पाया गया है। सारे जब कर्मचारी मिलकर आग बुझा रहे थे, तभी एक खबर और सामने आई कि वल्लभ भवन के एक कर्मचारी को भी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, जो जी घायल अवस्था में उन्हें एडमिट किया गया था। साथ ही मैं बताया हूँ आपको कि राधा सिंह जो मंत्री हैं, जी और प्रतिमा बागड़ी और नरेंद्र शिवाजी पटेल, तीनों मंत्रियों के चैम्बर में भी आग लग गई है। जी तो इनके भी ऑफिसेस यानी जलकर खाक हो गए हैं। तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलने की जानकारी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रमुख दस्तावेज बहुत बड़ी संख्या में जल गए हैं। जी जी जैसा कि अभी आपने बताया कि एक जो कर्मचारी है उसके भी घायल होने की सूचना सामने आई है, क्या और कोई जनहानि होने की सूचना इस हादसे में सामने आई है? नहीं, इसके अलावा तो किसी प्रकार की कोई सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जीतू पटवारी कुछ समय पहले धरने पर जरूर बैठे थे जी वल्लभ भवन के सामने, और बता रहे थे कि वो अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। साथ में उनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे। जी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, जी और ये एक ड्रॉबैक रहेगा बीजेपी के लिए। जी जी प्रवेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर आज सुबह आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जहां आग चौथी और तीसरी मंजिल पर भी फैल गई। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा के अलावा एयरपोर्ट, बीएचईएल और सेना की 100 से अधिक दमकलें और टैंकर आग बुझाने में जुटे, जहां 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
सतपुड़ा भवन के बाद मंत्रालय में इस तरह की आग लगना कई तरह के सवाल खड़े करती है। वहीं गनीमत रही कि महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं थे। बिल्डिंग में 5 कर्मचारी फंसे हुए थे, जिसके बाद सभी को बाहर निकाल लिया गया है। 2 कर्मचारियों को अस्पताल भी भेजा गया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पुलिस ने वल्लभ भवन जाने से रोका है, जिससे नाराज होकर जीतू पटवारी वल्लभ भवन के सामने धरने पर बैठ गए और इस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन पर कई आरोप भी लगाए। और इस दौरान जीतू पटवारी ने जमकर इसका विरोध किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मामले की जांच करवाने के निर्देश दे दिए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या सामने आता है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंत्रालय वल्लभ भवन में आग लगी है, जहां गेट नंबर 5 और 6 के बीच एक बड़ी बिल्डिंग है। उसकी 5वीं मंजिल पर पहले सुबह आग लगी और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं इसमें कई तरह के मुख्य दस्तावेज जलने की भी खबर सामने आई है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वहीं अब विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से आग चौथी मंजिल पर फैली और चौथी से तीसरी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। वहीं इसकी सूचना पर कुछ ही मिनटों के अंदर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी दूर तक आग का धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां क्षेत्र में पूरी तरह आग का धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं और आग बुझाने के दौरान एसडीआरएफ जवान की आंख में चोट लगने का भी मामला सामने आया है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि महीने का दूसरा शनिवार होने से ज़्यादातर कर्मचारियों की छुट्टी थी, इसलिए बिल्डिंग में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे और जनहानि होने की भी कोई खबर सामने इसी वजह से नहीं आई है। वहीं जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में उस वक्त 5 कर्मचारी फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने का काम किया गया और 2 कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस सभी मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी तुरंत वल्लभ भवन जाने के लिए निकले, जहां पर पुलिस प्रशासन ने जीतू पटवारी को वल्लभ भवन जाने से रोका, जिससे नाराज होकर जीतू पटवारी वल्लभ भवन के सामने ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और कई तरह के आरोप भी इस दौरान उन्होंने लगाए हैं।
राजधानी भोपाल के मंत्रालय में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद राजनीति भी काफी गर्मा गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर शनिवार सुबह आग लगने का मामला सामने आया, जहां पहले 5वीं मंजिल में सुबह सुबह आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा के अलावा एयरपोर्ट, बीएचईएल और सेना की 100 से अधिक दमकलें और टैंकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। वहीं लगभग 3 घंटे कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं सेना के जवान बिल्डिंग के ऊपर चढ़े और सुरक्षा की दृष्टि से 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहे। आग बुझाने के दौरान एसडीआरएफ जवान की आंख में भी चोट आने का मामला सामने आया है। वहीं महीने का दूसरा शनिवार होने से बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए किसी भी प्रकार की जनहानि होने का मामला सामने नहीं आया है। वहीं अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूनवासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 200 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। तरला नागल में 36 करोड़ की लागत से सिटी फॉरेस्ट पार्क, 100 करोड़ की लागत से ब्रह्मांडवाला में आड़त बाजार बनेगा और सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। मसूरी में 56 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क बनाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में 778.14 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें काठगोदाम, रोडवेज, बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय और अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई विधायक और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 200 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। वहीं तरला नागल में 36 करोड़ की लागत से सिटी फॉरेस्ट पार्क, 100 करोड़ की लागत से ब्रह्मांडवाला में आड़त बाजार बनेगा और सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा।
वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए विक्रम श्रीवास्तव उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूनवासियों को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी, उसी तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विधिवत तरीके से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। और जिस तरह से देखिए राजधानी देहरादून का जिक्र करें तो आज 10 बड़ी परियोजनाएं हैं जो धरातल पर जिनको लाना है। उनमें से सबसे पहली जो परियोजना है वो सिटी फॉरेस्ट परियोजना है। इसके तहत जो है 12.5 हेक्टेयर भूमि में जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है वो सिटी पार्क सिटी फॉरेस्ट का निर्माण करेगा। इसके साथ ही देखिए आड़त बाजार का जो पुनर्वास है वो बहुत बड़ी एक समस्या थी। इस समस्या को भी दूर करने के लिए आड़त बाजार पुनर्वास परियोजना जो है वो दूसरे नंबर पर रखा गया है। क्योंकि देखिए राजधानी देहरादून का अगर जिक्र करें तो जब हम प्रिंस चौक से और हम सहारनपुर की तरफ बढ़ते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आड़त बाजार है और कई बार जाम से रूबरू होना पड़ता है। देहरादून की आम जनता को उस रास्ते से गुजरना काफी मुश्किल होता है, तो इसका शिफ्टिंग का भी कार्य है। इसके साथ ही देखिए तीसरे नंबर पर जो है वो मसूरी में माल रोड जो कार्य है उसको रखा गया है। चौथे नंबर पे है इको पार्क मसूरी है। पांचवें नंबर पर हरबटपुर का जो बस स्टैंड है उसको रखा गया है। छठे नंबर पर माल देवता क्षेत्र में वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण। देखिए माल देवता जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो जानी मानी जगह है वहां पर काफी जो है पर्यटकों की संख्या हो जाती है, काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे में जो अन्य स्थान है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसी क्रम में जो है माल देवता का सौंदर्यीकरण को भी रखा गया है। क्योंकि देखिए माल देवता भी देहरादून में आता है और काफी अच्छी जगह यहाँ पर है। इसको अगर आप चाहे तो साइकिलिंग के तौर पर इसको आप डेवलप कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर होती है। तो एक तरीके से इसको अगर सही तरीके से इसको किया जाए तो माल देवता भी एक पर्यटक स्थल के तौर पर निकल करके सामने आएगा। क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे लिए भी जो पसंदीदा जो साइकिल का ट्रैक है वो माल देवता रोड है। वहां पर आप उसी तरीके से साइकिल चला सकते हैं। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहां से जो सहस्त्रधारा के तरफ जो मसूरी का रास्ता बना हुआ है, सहस्त्रधारा तक आप जो है साइकिलिंग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल इसी बात को सरकार ने ध्यान में रखा है और नई चीजों को कैसे डेवलप किया जाए उसी क्रम में इसको भी रखा गया है। इसके साथ ही गौरा देवी पार्क का जिक्र किया गया है। कृत्रिम झील का सौंदर्यीकरण करेंगे। 8वें नंबर पर राजकीय इंटर कॉलेज मियावाला के समीप जो जोहड़ की भूमि है वहां पर वाटर पार्क लैंडस्केप का कार्य किया जाएगा। 9वें नंबर पर मियावाला पंचायत घर के पास गन्ना सेंटर के समीप जो भूमि है वहां पर पार्क का निर्माण किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इसी तरह 10वें नंबर पर आईएसबीटी परिसर का जिक्र किया गया है। तो देखिए अभी कुछ समय ही हुआ है, आईएसबीटी का जो चार्ज है वो एमडीडीए ने वापस ले लिया है क्योंकि जिस कंपनी को दिया गया था वो सही तरीके से रख रखाव नहीं कर रही। देखिए जिस तरह से एमडीडीए जितने भी प्राधिकरण बनाए गए हैं जिनका जो काम है वो काम उनको करना चाहिए और सही तरीके से। क्योंकि देखिए जब आप स्मार्ट सिटी का जिक्र करते हैं, जब आप स्मार्ट पार्क का जिक्र करते हैं तो आपको उस तरह से धरातल पर उन चीजों को निकालने की भी आवश्यकता है ताकि लोग जब वहां से गुजरे तो उन्हें लगे कि हाँ कि आप जहां से गुजर रहे हैं सामने की चीज या दाएं बाएं की जो चीजें हैं वो काफी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। देखिए खूबसूरत तरीका और व्यवस्थित तरीका दोनों की बहुत आवश्यकता है। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक और जो एमडीडीए के उपाध्यक्ष हैं बंशीधर तिवारी और तमाम जो एमडीडीए से जुड़े हुए अधिकारी हैं वहां पर मौजूद थे। और जिस तरह से देखिए जो एक कह सकते हैं जिन चीजों की नीड देहरादून को है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जिक्र जब करते हैं तो लोग स्मार्ट सिटी जब बोलते हैं तो देहरादून के खड्डे गिनाने लगते हैं। देहरादून की जो तस्वीरें हैं उसमें बताने लगते हैं कि देखिए स्मार्ट सिटी तो आपने घोषित कर दिया लेकिन यहाँ पर स्मार्ट तरीके से कहीं पे भी कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जब
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब देहरादून में दिखाई दिया तो अचानक से जो प्रशासन का कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दिया। एक हफ्ते में उन्होंने 1 साल का जो है वो काम किया था और इसी तरह जिस तरह से आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा कि हम युद्ध स्तर पर जो है इन सारे जो काम है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। तो देखिए अभी तो बाद आचार संहिता लग जानी है। आचार संहिता से पहले सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है और ऐसे में अगर लोगों को विकास अगर नजर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है पक्ष जो आरोप लगाता है, विपक्ष की जो बातें होती है उसको पब्लिक जो है, क्योंकि देखिए वोटर का मन बदलता रहता है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो लोकसभा चुनाव में किसी और पार्टी को वोट देते हैं, विधानसभा चुनाव में किसी को देते हैं और पार्षद के चुनाव में किसी और को देते हैं। तो हर चुनाव का नेचर होता है और जिस तरह से स्मार्ट सिटी का मैंने जिक्र किया और आज स्मार्ट सिटी पार्क का जो जिक्र हुआ है पहले नंबर पर, कहीं ना कहीं देखिए धरातल पर इसको जल्द उतारने की जरूरत है और जिस तरह से आज जो सकारात्मक सोच के साथ जो है वो सरकार और विभाग जो लक्ष्य लेकर के चल रहा है, देखते हैं कि अब वो किस तरह से वो धरातल पर उतारते हैं, क्योंकि अभी तक का जो फीडबैक अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा लोगों के नजर में नहीं। जी विक्रम जी, जैसा कि अभी आपने बीच में जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार लोगों जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा रही है, तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए जाहिर सी बात है, कई बार क्या हर चुनाव के दौरान इस तरह के जो लक्ष्य हैं वो सरकार की ओर से रखे जाते हैं ताकि लोग उनकी जो योजनाएं हैं उनको ना भूलें। क्योंकि आप देखिए जब चुनाव आते हैं, चाहे हम केंद्र का जिक्र करें तो महिला दिवस के दिन जब प्रधानमंत्री 100 रुपए का गैस सिलेंडर सब्सिडी की बात करते हैं, चुनाव से ठीक पहले करते हैं, तो ऐसे में देखिए सवाल जरूर खड़ा होता है, विपक्ष सवाल करता है, पब्लिक भी इस बात को जानती है कि ये चुनावी शगुफा कहीं सरकार तो नहीं छोड़ रही है। तो कई बार इस तरह की चीजों को देखा जाता है। हालांकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि सरकार चुनाव के दौरान पर इस तरह की योजनाओं का जो है शिलान्यास लोकार्पण करती है और उसके बाद वो भूल जाती है। जैसा मैंने जिक्र किया था कि देखिए युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी देहरादून को घोषित कर दिया गया, लेकिन जो स्मार्ट कार्य है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 15 दिन के अंदर दिखाई दिया। एक हफ्ते में प्रशासन ने वो युद्ध स्तर की तरह काम किया कि सड़कें उन्होंने चमका दी, दीवारें उन्होंने चमका दी। और अगर उस स्पीड के साथ, क्योंकि आम लोगों का कहना था और कि इस स्पीड के साथ अगर प्रशासन अगर हमेशा काम करे तो इस तरह की नौबत ही ना आए कि पब्लिक जो है वो सवाल खड़ा करे सरकार से। जी विक्रम जी, मैं जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को सौगातें दी हैं और जनता के कहीं ना कहीं हित के लिए ये सौगातें उनको दी गई हैं और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, तो इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए मैंने आपको बता दिया कि सरकार एक लक्ष्य लेकर के चलती है। चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे इस तरह के जनहित के जो कार्यक्रम होते हैं, लोकार्पण होते हैं, शिलान्यास होते हैं, उसको सरकार जो है वो धरातल पर रखती है। क्योंकि जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि महिला दिवस के दिन जब प्रधानमंत्री 100 रुपए की सब्सिडी की घोषणा करते हैं तो जनता की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है, देखिए जो लोग पार्टी से जुड़े हुए होते हैं उनके अगर परिवार को देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ANI हो या PTI हो या अन्य जो एजेंसियां हो, वो जो अपनी जो बाइट देती है वो सरकार के पक्ष में ज्यादा दिखाई देता है। तो सही तरीके से अगर देखिए, अगर जो निष्पक्ष अगर तरीका देखा जाए तो निष्पक्ष तरीके से लोगों को, क्योंकि देखिए आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कई लोग जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं और उनके अगर बयानों को आप सुने तो जो सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ होता है तो वो उसी तरह की बात करता है। हाँ, लेकिन जब अगर किसी को सही लाभ मिल रहा होता है तो वो सही जानकारी देता है और वो सरकार को थैंक यू बोलता है। थैंक यू बोलने के लिए कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए अगर परिवार से आप बाइट लेकर के उनका इंटरव्यू दिखा करके, और जो सत्यता धरातल पर नहीं है वो तो केवल एक टीवी पिक्चर हो गया, लेकिन जो असल पिक्चर होती है उस पिक्चर समझने की बहुत आवश्यकता है। सरकार कई बार, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए हरीश रावत सरकार ने यहाँ पर इंदिरा अम्मा कैंटीन चला रखी थी, योजना थी। लोगों को बहुत आसानी से जो है वहाँ पर 20 रुपए 30
क्षेत्रों में खाना मिल जाता था। और सरकार के इतने अच्छे कार्यक्रम के बावजूद जो है कांग्रेस की सरकार यहाँ से चली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान कहा कि देखिए हम आपके लिए और इससे बेहतर योजना लेकर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए योजनाएं जो है वो हर सरकार हर पार्टी चाहती है कि वो जो है ऐसी योजना लाए ताकि वो सत्ता से कभी बाहर ना हो पाए। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि आप योजना तो परोस देते हैं, लेकिन जो लागत पर एक्चुअल में जहाँ तक पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती है, और उसका जो है चुनाव पर असर पड़ता है और कई बार सत्ता गंवानी पड़ जाती है। जी विक्रम जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। जहां एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 200 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दर्ला नागल में 36 करोड़ की लागत से सिटी फॉरेस्ट पार्क और 100 करोड़ की लागत से ब्रह्मांडवाला में आड़त बाजार बनाया जाएगा। सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। मसूरी में 56 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क भी बनाया जाएगा। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सपा ज्वाइन करेंगे बीएसपी के नेता। आपको बता दें, बीएसपी नेताओं की समाजवादी पार्टी में एंट्री। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दिलाएंगे सदस्यता। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे बीएसपी नेता। कार्यकर्ता बीएसपी नेता परवेज अली सपा में होंगे शामिल। बीडीसी प्रधान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सपा का दामन थामेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में पार्टियों में नेताओं मंत्रियों की फेरबदल जारी है। वहीं अब बीएसपी नेताओं की समाजवादी पार्टी में एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें सपा की सदस्यता दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे बीएसपी नेता। कार्यकर्ता बीएसपी नेता परवेज अली सपा में होंगे शामिल। बीडीसी प्रधान सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सपा का दामन थामेंगे। राजनीतिक पार्टियों में नेताओं मंत्रियों का फेरबदल जारी है। वहीं अब बीएसपी नेताओं ने भी बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। जहां बीएसपी नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें सपा की सदस्यता दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे बीएसपी नेता। कार्यकर्ता बीएसपी नेता परवेज अली सपा में होंगे शामिल। जहां बीडीसी प्रधान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सपा का दामन थामेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है।
जहां सपा का दामन थामेंगे बीएसपी नेता। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दल और नेता अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में आज विभिन्न दलों के हजारों नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद सपा के संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। वहीं चुनाव से पहले इसे सपा के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इन नेताओं में तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, फिर चाहे वो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर बहुजन समाज पार्टी और जेडीयू के नेता भी सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव चौहान जी, हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं। वहीं गौरव जी, मैं पूछना चाहूंगी कि आज बीएसपी नेता सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के और जो है जेडीयू के नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो है इन तमाम नेताओं को जो है सपा की सदस्यता ग्रहण कराई। और इसके साथ ही हम बता दें, इन तमाम नेताओं के साथ जो है काफी सैकड़ों कार्यकर्ता इनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने इन लोगों को सदस्यता दिलाते हुए कहा कि अब हमारा पीडीए कुनबा जो है इन नेताओं के आने से और ज्यादा मजबूत होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से हिटलर का 10 साल शासन चला था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी जो है 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आगे आने वाला समय जो है अब पीडीए का है। जी जी गौरव जी, मैं जानना चाहूंगी कि अभी हमने बात करी बीएसपी नेताओं की, लेकिन बीएसपी के साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी सपा ज्वाइन की है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में आज जो है पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, भाजपा के सीताराम राजपूत, परवेज आलम, इलियास अंसारी, सुभाष यादव ने जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और ये जो है पूर्व विधायक और पूर्व सांसद है जिन्होंने जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता अखिलेश यादव के रहते जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी गौरव जी कि किन कारणों का हवाला देते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने सपा ज्वाइन की है? जी देखिए, इन नेताओं का खासतौर पे कहना है कि जो इन लोगों ने जो आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं जो है पीडीए की उपेक्षा हो रही थी और अखिलेश यादव लगातार पीडीए को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पीडीए को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे और ये अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही संभव है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं। उनका कहना है कि अन्य दलों में रहकर जो पार्टियां हैं वो पीडीए की बात नहीं करती हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए के मुद्दे पर बात करते हैं, साथ देते हैं। जी गौरव जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि अखिलेश यादव पीडीए को मजबूती देने की और पीडीए की बात करते हैं और जनता के बीच जाते हैं, तो आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। तो इस दौरान क्या योजनाएं अखिलेश यादव ने बताई थी कि वो पीडीए पर किस तरह से काम करेंगे? जी देखिए, अखिलेश यादव ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया और उन्होंने कहा है कि पीडीए जो आगे आने वाले जो एमएलसी चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि पीडीए को ही प्रमुखता दी जाएगी, पीडीए के ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज का जो समय चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जो है संविधान का दमन कर रही है और हम जो है वो संविधान बचाने के ओर अग्रसर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो है पार्टी लगातार पीडीए के तहत ही कार्य करेगी और उन्होंने कहा कि जो 30 लोकसभा सीटें हैं जिनमें कुछ आरक्षित सीटें हैं और कुछ जो है
अल्पसंख्यक जहां पर ज्यादा है वहां पर पीडीए लगातार मजबूती के साथ उन सीटों पर काम करेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में पीडीए मजबूती के साथ उन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जी जी गौरव जी, अभी हमने बात करी कि किस तरह से बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं हम आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बयान सामने आया है, जहां मायावती ने गठबंधन से एक बार फिर इनकार किया है। उन्होंने दोहराते हुए कहा है कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बीएसपी अकेली चुनाव लड़ेगी। चुनावी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि अफवाह उड़ाई जा रही है। ऐसी चर्चा करने वालों की भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कड़ी निंदा की है। आपको बता दें, मायावती ने गठबंधन से एक बार और फिर से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, मायावती ने किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। वहीं मैं गौरव जी से पूछना चाहूंगी कि गौरव जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा है कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी अपने दम पर। तो इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाजवादी प्रमुख मायावती ने अपने बीते जन्मदिन पर यह साफ कर दिया था, तमाम अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है इंडिया या एनडीए अलायंस का हिस्सा होगी, लेकिन अपने बीते जन्मदिन में उन्होंने विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि जो है बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी बीच में जब समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस से सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही थी, तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जो है बीएसपी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी और इसको लेकर तमाम तरीके की खबरें आ रही थी कि कांग्रेस से जो है प्रियंका गांधी बसपा सुप्रीमो मायावती से फोन पे बात हुई है और वो जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। लेकिन जो है मायावती ने एक बार फिर इन सब बातों पर विराम लगा दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि जो है बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले दम पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अगर किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होता है, क्योंकि बीएसपी का तो वोट जो है अन्य दल को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य दल का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस स्थिति में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के हित में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी इकलौते मतलब अपने दम पर जो है चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। जी गौरव जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि मायावती बिल्कुल कड़े दावे के साथ कहती है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर चुनाव जीतेगी भी। तो किस तरह की रणनीति लेकर मायावती जनता के सामने जा रही हैं और किस तरह वे चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जो है लोकसभा चुनाव में जीतेगी भी। मायावती का कहना है कि जो है अगर वो किसी गठबंधन का हिस्सा होंगी और ये बात जो है वो अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का भी काम करेंगी। अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से उन्होंने अभी बीते दिनों जो है पार्टी की बैठक भी की थी, जिसमें प्रदेश स्तर की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने पदाधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा है कि जो है कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाकर इस बात को बताया जाए कि बीएसपी जो है बहुजन समाज के साथ है और बहुजन समाज का हित ही बीएसपी के लिए सर्वोपरि है। तो उन्होंने इस बात, जो उनके कार्यकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो इस चीज को लेकर जो है पब्लिक के बीच जा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि उनका बहुजन समाज है, मुख्यतः उसको समझाने का एक पूरा प्रयास उनकी पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। जी 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 गौरव जी, अब हम आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से मायावती दावा कर रही हैं जीतने का और अकेले चुनाव लड़ने का, लेकिन अभी हमने देखा कि उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और लगातार बीएसपी को छोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरह बीएसपी चुनाव लड़ेगी और किस तरह से जीतेगी? जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी के आज काफी नेताओं ने जो है बीएसपी का दामन छोड़ दिया। इसके साथ ही बहुत सारे बसपा के नेता हैं वो अन्य दलों में चले गए, कांग्रेस में चले गए, भाजपा में चले गए। इस बीच जो है आज भी बसपा के काफी नेता जो है बीएसपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार जो है बैठक कर रही है, अपने कोऑर्डिनेटर, अपने नेताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है और जनता के बीच जाकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। मायावती का कहना है कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी।
जी 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 गौरव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी वहीं आपको बता दें, मायावती ने एक बार फिर गठबंधन से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बीएसपी अकेले चुनाव लड़कर जीत भी हासिल करेगी। वहीं चुनावी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और ऐसी चर्चा करने वालों की भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। वहीं अब हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पीएम के आगमन से पहले अधिकारियों ने परखी सुरक्षा। काशी विश्वनाथ बरेगा तक सुरक्षा का लिया गया जायजा। पीएम के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे उनका जोरदार स्वागत। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ वाराणसी आएंगे और कल आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता गौरव सिंह जी। गौरव जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा होगा, जिसमें आज जो है वो 7:20 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से वो सीधा सड़क मार्ग से जो है बाबा काशी विश्वनाथ जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो है वहां से वो गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे, वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल जो है आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद उनका जो आगे का कार्यक्रम है हम आपको बता दें। उसके बाद जो है आजमगढ़ की सभा को संबोधित करने के बाद वापस जो है बाबतपुर एयरपोर्ट पे आएंगे। वहां से वो है छत्तीसगढ़ में जो है एक महतारी बंधन योजना का शुभारंभ करेंगे और वर्चुअल माध्यम से, और उसके साथ ही जो है इस योजना की पहली किस्त वर्चुअल माध्यम से वो वहां की जनता को भेंट करेंगे। और इसके बाद जो है वो वहां से बाबतपुर स्टेशन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दिखाई दे रही है। वहां पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब वहां पर मौजूद हैं। जी गौरव जी, मैं पूछना चाहूंगी कि महतारी वंदन योजना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की जनता को दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस का दौरा था, जिसमें उन्होंने तमाम योजनाओं की सौगात जो है उत्तर प्रदेश की जनता को दी थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है आज का जो दौरा है, कल वो आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है जिसमें जो है किसी योजनाओं को लेकर कोई सौगात इस तरीके की कोई बात कही जा सके। जी गौरव जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम इस दौरान देखे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय दौरा बनारस में होगा। इसको लेकर सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में दिख रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर गेस्ट हाउस तक, काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सारी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पहले से ही तैनात हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोई अनहोनी ना होने पाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है। जी गौरव जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर है। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पीएम के दौरे को लेकर पूरी तरह से तैयारियां भी कर ली गई हैं।
पीएम के आगमन से पहले अधिकारियों ने परखी सुरक्षा। काशी विश्वनाथ बरेका तक सुरक्षा का जायजा लिया गया। पीएम के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। वहीं आज शाम पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। वहीं कल आजमगढ़ के लिए होंगे रवाना, जहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज की विशेष चर्चा में इतना ही। ऐसे ही और मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए वीआईपी विशेष। नमस्कार।